नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ही यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों, जैसा कि आगामी सभी एग्जाम्स को ध्यान में रखते हुए जो हमारे 57 वीडियो की क्लास रन कर रही है, इसके तहत ये 24वां वीडियो आप लोगों के लिए है। इससे पहले हमने आपको 23 वीडियो ऑलरेडी प्रोवाइड करा दिया है। आशा करते हैं कि आप देखे ही होंगे। दोस्तों, ये वीडियो किनको देखना चाहिए? जिनकी आगामी समय में CHSL की एग्जाम है, अभी अभी CGL देने वाले हैं, आगामी समय में MTS की एग्जाम देने वाले हैं, या फिर जहाँ जहाँ GK GS की क्वेश्चन पूछे जाती है। अगर आपको एग्जाम अटेंड करना है तो आपको ये सीरीज देखनी चाहिए। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। दोस्तों, इस वीडियो की PDF अगर आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, उस पर क्लिक करके आपको व्हाट्सएप मैसेज करना होता है। बाद बाकी की जानकारी आपको प्रोवाइड वहीं पे कराया जाएगा कि PDF आपको कैसे मिलेगी। चलिए शुरू करते हैं। पहला जो हमारा प्रश्न है, लाल शैवाल में कायिक जनन कैसे होता है? हाउ डज वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन टेक प्लेस इन रेड अलगी? तो भाई खंडन के द्वारा जो है लाल शैवाल में कायिक जनन होती है। देखिए, शैवाल भी कई प्रकार के होते हैं, जिसमें लाल शैवाल, भूरा शैवाल आपसे एग्जाम में काफ़ी पूछे जाते हैं। लाल शैवाल को क्या कहते हैं? तो इसे रोडोफाइटा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रोडोफाइटा। और ये अभी जो है TCS के द्वारा करीब 1 महीने के अंदर 5 दफ़ा पूछ लिया गया। इसके अलावा भूरे शैवाल को फियोफाइटा, क्योंकि ये फियोफाइसी ग्रुप में रहते हैं, इसे फियोफाइटा कहते हैं। जैसे एक उदाहरण इसका केल्प भी है। अगर आपसे पूछे कि ये केल्प क्या है तो आप बताइएगा कि ये भूरे शैवाल का उदाहरण है। इनके अलावा शैवाल किस समूह में आएगा, यानी अलगी जो है ये किस संघ में आएगा? तो थाइलोफाइटा। और थाइलोफाइटा एक समूह है, इसमें सिर्फ अलगी ही नहीं है, इसमें कवक भी आ जाता है और काफ़ी हद तक जीवाणु भी आ जाते हैं। साथ ही साथ थैलोफाइटा के बारे में आपको जानकारी रखना है कि ये सजीव जगत के, या फिर पादप जगत की कहिए, लेकिन सजीव ही ठीक रहेगा। सजीव जगत की सबसे बड़ी समूह है ये, है ना। सजीव जगत की सबसे बड़ी समूह है आपका कौन सा? थैलोफाइटा। तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे। इनके अलावा शैवाल के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो शैवाल को अध्ययन को फाइकोलॉजी कहते हैं। इसी प्रकार से आपको मिलता जुलता जो है, जो आपको कंफ्यूज करता है, कवक का अध्ययन। कवक का अध्ययन को माइकोलॉजी कहते हैं। ठीक है, तो इतने बात ध्यान रखेंगे। बाद बाकी ये क्वेश्चन और है जो अब एग्जाम में नहीं आते हैं, जैसे कौन सी शैवाल है जो अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में ले जाते हैं अपने इस्तेमाल के लिए, भोजन के रूप में और ऑक्सीजन प्रोडक्ट करने के लिए। तो ये कौन सा है भाई? तो ये है आपका क्लोरेला। क्लोरेला नामक एक शैवाल है जिसे अंतरिक्ष यात्री प्रयोग करते हैं। तो चलते हैं आगे, है ना। ये थे हमारा शैवाल वाला। अगला प्रश्न है हमारा, प्रधानमंत्री उम्मीद योजना का उद्देश्य लगभग 3 लाख युवा को उद्यमी बनाने के लिए, है ना, उद्यमी बनाने के लिए कौशल प्रशिक्षण कराना है। यह योजना की अवधि कब तक रखी गई है? देखिए, प्रधानमंत्री द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रधानमंत्री उम्मीद योजना is to provide skill training to about 3 lakhs youth to become entrepreneurs। तो भाई ये 2025-2026 तक इनकी लक्ष्य रखे गए हैं प्रधानमंत्री उम्मीद योजना में, कि 3 लाख युवाओं को प्रशिक्षित कर जो है उन्हें उद्यमी बनाना है। ठीक है, इस योजना की शुरुआत कब हुई थी प्रधानमंत्री उम्मीद योजना की? तो इस योजना की शुरुआत हुई थी 2021 ईस्वी के अंदर। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो 2015 के अंदर। देखिए, प्रधानमंत्री उम्मीद योजना जो है इसमें आपको प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना है, इसमें भी आपको प्रशिक्षण दिया जाता है। लेकिन प्रधानमंत्री PM मुद्रा योजना है, इसमें आपको क्या दिया जाता है? तो इसमें आपको व्यवसाय वगैरह चालू करने के लिए लोन मुहैया कराया जाता है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना ये किसके लिए है? ये LPG के लिए है। 1 मई 2016 को स्टार्ट किया गया था। ये फ्री में LPG कनेक्शन है। और LPG से संबंधित एक और कौन सा योजना है? तो पहल योजना है, लेकिन ये LPG दिया नहीं जाता है इसके तहत। इसके तहत अगर आप LPG बाई किए हो, सिलेंडर रिफिल करवाए हो, तो उस पर जो आपका सब्सिडी बनता है इसके रिटर्निंग से है पहल योजना। ठीक है, तो ये सभी के ईस्वी जरूर याद रखेंगे। साथ ही साथ कुछ और योजना है जो आजकल एग्जाम में काफ़ी आ रहे हैं, उनको भी ध्यान रखना है। जैसे किसान सम्मान निधि योजना, इसमें कितनी की हेल्प मिलती है? तो 6,000 रुपये की हेल्प मिलती है। इसके अलावा और भी प्रधानमंत्री कौशल विकास बताए दिए। एक प्रधानमंत्री
के नाम से जो भी योजना लेटेस्ट में निकाले गए वो भी आपके काम के रहेंगे आने वाले एग्जाम में, है ना। और यहाँ तक कि अब तो पुरानी योजना भी पूछे जा रहे हैं, जैसे कल 2008 का प्रधानमंत्री वाला योजना पूछा गया था। तो ये जो है कहा नहीं जा सकता कि कौन से जो है जो भी योजना वाले क्वेश्चन है ना वो कभी भी पुराने नहीं होते, 2-4 साल बाद में भी पूछा जाएगा। अटल पेंशन योजना से क्वेश्चन एक ही प्रकार की आ रही है कि इसमें जो अटल पेंशन की योजना है उसमें लाभार्थी क्या उम्र सीमा क्या होता है, तो 18 से 40 वर्ष होता है। ये क्वेश्चन को गांठ बांध के रखेंगे, ये काम आएगी, ठीक है। इनके अलावा मुद्रा पूर्ति की माप, मेजरमेंट ऑफ मनी सप्लाई में M1 का क्या अर्थ है। देखिए मुद्रा पूर्ति की जो माप है उसमें आपने लिखा हुआ देखा होगा बहुत सारे जगह, खास करके बैंक वगैरह में भी आप देखे होंगे M1, M2, M3, M4, है ना। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ M1 इन द मेजरमेंट ऑफ मनी सप्लाई। तो मनी सप्लाई में M1 का क्या मतलब है। तो भाई M1 का मतलब है मनी सप्लाई के अंदर कि आपके पास जो मुद्रा है और मेरे पास जो मुद्रा, यानी लोगों के पास जो पैसा है प्लस बैंक के पास नगद जमा जो है कैश, प्लस रिजर्व बैंक के पास जमा मुद्रा, इन तीनों को आप जोड़ेंगे तो इसका मतलब होता है M1, है ना, M1। और यही धन हमको दिखता है, हमको जो दिखता है आंख के सामने यही धन दिखता है, ठीक है। बाद बाकी धन जो है डायरेक्ट दिखता नहीं है ना। M2 क्या होती है, तो M1 में डाक घरों में जो मांग जमा होता है। अब ये मांग जमा क्या होता है ये भी आपके लिए होगा थोड़ा सा। तो मांग जमा का अगर मैं इकोनॉमिक्स वाला टर्म दूं तो कंफ्यूज हो गया होगा। अब मांग जमा समझिए जैसे सेविंग अकाउंट होता है ना। हम लोगों के पास ज्यादा सेविंग अकाउंट ही होता है क्योंकि हम लोगों के पास इतने ज्यादा तो इनकम है नहीं, तो सेविंग अकाउंट ही बनाते हैं कि जो भी दिन पैसा पड़े रहे तो उससे कुछ मिल जाए, और मिलता बहुत कम है। सेविंग अकाउंट में ब्याज की दर काफी कम होती है, ये आप भी जानते हैं। और एक आपका सावधि जमा होता है। सावधि जमा में क्या होता है कि जो है एक बार आपने जमा कर दिया तो एक फिक्स टाइम तक जो है आप नहीं निकाल सकते हो उसको, है ना। तो ये है सावधि जमा। और जो आपका मतलब ये सेविंग अकाउंट होता है, जैसे आज ही आपने 100 रुपया डाला, शाम को निकाल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ नहीं मिलेगा ब्याज आपको, लेकिन दिक्कत नहीं होने वाला, आप निकाल सकते हैं। तो समझ गए मांग जमा क्या होती है। तो मांग जमा क्या होती है, सेविंग अकाउंट। तो M2 क्या हो गया, M1। अब M1 का मतलब तो आप पहले ही जान चुके हैं कि लोगों के पास मुद्रा, बैंक के पास नगद जमा और RBI के पास जमा मुद्रा। इन तीनों के अलावा जो डाकघर में जमा योजना है ना, यानी सेविंग अकाउंट है, इनको जब जोड़ेंगे तो M2 निकलेगा। और ये आपका शायद CHSL में पूछा गया था कि डाकघर में जो मांग जमा है M1 के साथ M2 निकालने के लिए डाकघर की कौन सी जमा जोड़ी जाती है, तो मांग जमा जोड़ी जाती है। बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन है, आराम से नंबर आपको दे जाते हैं अगर आप समझ लिए तो, क्योंकि M1 तो आपको ये समझ ही लेना है कि M1 क्या होता है, और M1 से ही सारे सूत्र बन जाते हैं आगे के। M3 क्या होता है, M1 में बैंकों के पास सावधि जमा, सावधि जमा अभी भी समझा दिया। इसके अलावा समय जमा है, तो ये दोनों जब जोड़ेंगे M1 में तो आपको मिल जाता है क्या, M3, है ना। इनके अलावा एक दुर्लभ है M4। M4 सबसे कम मिलेगा, इसकी लिक्विडिटी सबसे कम है मार्केट में। तो M4 क्या होता है, अभी M3 आपने देखा कि M3 क्या होता है, M1 में बैंकों के पास जो है आपका सावधि जमा प्लस समय जमा जोड़ने के बाद M3 निकलता है। तो M4 निकालने के लिए M3 प्लस डाकघर के कुल जमा, कुल जमा का मतलब समझ गए ना, मांग जमा प्लस सावधि जमा, ठीक है। तो ऐसे निकाल के M4 निकालेगी। इसे आराम से सोचिएगा, 2 बार देखिएगा, काम आएगी कभी। जैसे ही आपको ये एग्जाम में आएगा, इससे जो है बहुत सारे बच्चे, इसके 90% बच्चे क्वेश्चन छोड़ देते हैं, है ना। और आप अगर बना दिए तो एक क्वेश्चन के वहां पे 2 क्वेश्चन के जैसे वैल्यू हो जाएगा जी, है ना। तो थोड़ा अच्छे से देखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, अच्छा नीचे एक ग्राफ लिखा है उसको भी ध्यान देना है। तरलता का क्रम, तरलता मतलब समझ रहे हैं ना कि तरलता क्या होती है, लिक्विडिटी मतलब ऊपर उपलब्धता बता रहा है यहाँ पे। तो बाजार में सबसे ज्यादा उपलब्धता आपका M1 है, यही मैं बताया, यही मुद्रा दिखता है, यही M1 जो है आपका मनी सप्लाई में हम लोगों के पास दिखता है। इसके अलावा M2 आप कहाँ देख पाते हो कि डाकघर में कितनी जमाएं हैं, आपको दिखता है, नहीं दिखता है। तो ये इससे थोड़ा सा कम है। इसके अलावा M3 इससे थोड़ा सा कम है, और M4 सबसे कम है, ठीक है। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। इनके अलावा पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित, और इसके कारण भी है ना कि M4 क्यों कम है। M4 में जो है फिक्स डिपॉजिट वाला है, सावधि जमा, तो सावधि जमा खाते बहुत कम होते हैं, जो अमीर तबके के लोग होते हैं वही कराते हैं।
ठीक है। इनके अलावा पद्मश्री पुरस्कार में सम्मानित गोपाल प्रसाद दुबे को निम्नलिखित में से किस नृत्य के लिए सम्मानित किया गया? गोपाल प्रसाद दुबे हु वाज अवार्डेड द पद्मश्री अवार्ड वाज अवार्डेड फॉर व्हिच ऑफ द फ्लोइंग डांस? तो ये आपको छऊ के लिए 2012 में इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। किसे? गोपाल प्रसाद दुबे जी को 2012 में छऊ के लिए। अच्छा, छऊ को हाफ शास्त्रीय नृत्य कहते हैं और वैसे शास्त्रीय नृत्य कितने? 8 हैं। भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, मणिपुरी, कथक, मोहिनीअट्टम, है ना, कथकली, इसके अलावा सत्रिया, इसके अलावा ओडिसी, है ना, 4 3 7, एगो कोई छूट रहा है ना। चलिए, ये आपका 8 शास्त्रीय नृत्य है। अभी जो है ध्यान से नहीं है, मतलब छूट लिख के बताएंगे तो ठीक है, वैसे में थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। ये आपका 8 शास्त्रीय नृत्य है, ठीक है। सरायकेला देखिए, ये जो छऊ नृत्य है ये 3 प्रकार के होते हैं। छऊ नृत्य जो है ये आपका 3 प्रकार के होते हैं, जगह के हिसाब से इसका नाम दिया गया है। जैसे एक सरायकेला का है ना, ये झारखंड में प्रसिद्ध है। एक मयूरभंज का, ये आपका ओडिशा में प्रसिद्ध है। एक आपका पुरुलिया का, ये आपका पश्चिम बंगाल में प्रसिद्ध है, ठीक है। ये जगह के नाम पे जो है इनका नामकरण किया गया। ये 3 जगह 3 स्टेट में करा जाता है, झारखंड में करा जाता है, ओडिशा में और पश्चिम बंगाल में। छऊ को आप शास्त्रीय नृत्य कहते हैं, ये तो आप समझ ही गए। तो छऊ के गुरु है गोपाल दुबे जी, इनको जो है 2012 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। और भी छऊ के गुरु हैं जिनको पद्मश्री दिया गया था, कुछ यहाँ पे नाम है, जैसे शशिधर आचार्य, इनको 2020 में पद्मश्री से छऊ नृत्य के लिए सम्मानित किया गया था। गुरु मकर ध्वज दरीघा, इसका नाम दरोगा है ना, दरोगा नहीं, दरोगा, है ना। तो गुरु मकर ध्वज दरोगा ये छऊ नृत्य के लिए प्रमुख गुरु है, इनको भी अवार्ड दिया गया है। गुरु विपिन सिंह मणिपुरी नृत्य के गुरु हैं। गुरु वेम्पति चिन्ना सत्यम कुचिपुड़ी नृत्य के गुरु है। रवीना टंडन को 2023 में पद्म फिल्म के क्षेत्र में मिला है। ये क्वेश्चन आगामी 6 महीने के बाद जो एग्जाम होगा उस एग्जाम में ये क्वेश्चन आना ही आना है। 100% लिख लो कहीं किसी कागज के कोने पे, ये 100% आएगी जी, ठीक है। ये देखिए, पद्मश्री अवार्ड जो मतलब ज्यादातर एक क्षेत्र में ना मिला हो, जैसे बहुत कम आदमी को उस क्षेत्र में मिला हो, तो वही अवार्ड आपसे पूछा जाता है। जैसे आपने अभी जब कोरोना काल में एक ऐसे आदमी थे जो लाशों को जला के पद्म अवार्ड प्राप्त किया था, जैसे कि आप जानते ही होंगे। तो उनके बारे में भी 3-4 बार एग्जाम में क्वेश्चन आ चुके, ठीक है। तो जो आदमी मतलब कम फेमस हो और पद्मश्री प्राप्त कर लो, या फिर किसी एक क्षेत्र में फेमस तो बहुत हो लेकिन कम आदमी को, क्वांटिटी कम हो, जैसे इस बार पिक्चर के क्षेत्र में रवीना टंडन जी हैं, तो ये आगे पूछे जाएंगे आपको, है ना। तो ऐसे ध्यान रखें। इनके अलावा इस बार की बात करें, लेटेस्ट वाले कितने पद्म अवार्ड बांटे गए, तो आप कहोगे 91 पद्मश्री मिला था। इसके अलावा 6 आपका क्या मिला था? 6 मिला था आपका क्या, पद्म विभूषण, और 9 मिला था आपका क्या, ये क्या बोलते हैं इनको, 9 मिला था आपको पद्म भूषण, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखेंगे, है ना। 9 6 15 और 91 109 हो जाएगा, 106 हो जाएगा। 106 आदमी को मिला था, है ना। 106 पद्म अवार्ड इस बार बांटे गए थे। 2022 बॉक्सिंग में द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे दिया गया? हु वाज गिवन द द्रोणाचार्य अवार्ड इन 2022 बॉक्सिंग? अच्छा, सबसे पहले द्रोणाचार्य पुरस्कार क्या होती है, कब स्टार्ट हुई थी? 2000 द्रोणाचार्य पुरस्कार जो है ये आपका 1985 में स्टार्ट हुई थी, और ये ओनली खेल के कोच को दिया जाता है, ये किसी खिलाड़ी को नहीं दिया जाता है ना। ये सिर्फ कोच को दिया जाता है जो खेलना छोड़ दिया है, अब जो है आप कोचिंग करा रहे हो खेल के अंदर, है ना, प्रशिक्षक हो, तभी आपको मिलेगा। स्टार्ट कब हुई? 1985 में। तो इस बार जो बॉक्सिंग के अंदर दिया गया 2022 वाला, ये मोहम्मद कमर अली को दिया गया, ठीक है। अब ये भी 2 कैडर में मिलते हैं, एक तो लाइफ टाइम अचीवमेंट जैसा, है ना, फॉरएवर वाला, और एक आपका जो है जनरली ऑर्डिनरी वाली मिलती है, ठीक है। तो यही पर जो बात मैंने बताया, यही चीज यहाँ पे लिखा है कि 1985 में हुआ था। यह पुरस्कार सिर्फ खेल के प्रशिक्षक को दिया जाता है। अब 2022 के अंदर जो भी द्रोणाचार्य पुरस्कार के जो विजेता है, इनके नाम है, देखिए, राज सिंह, श्री राज सिंह, ये किस चीज से जुड़े हुए हैं? रेसलिंग। और इनको किस कैटेगरी में मिला है? तो लाइफ टाइम कैटेगरी में दिया गया है इनको अवार्ड। दूसरा अवार्डी है जीवन ज्योति सिंह तेजा, इनको किस में मिला है? तीरंदाजी में। कैसे मिला है? सिंपल वाला मतलब जो ऑर्डिनरी है, मतलब सीधा सीधा है। इनके अलावा सुमा सिद्धार्थ सिरूर, पैराशूटिंग के अंदर सिंपल वाला पुरस्कार द्रोणाचार्य। मोहम्मद अली कमर, मुक्केबाजी, सिंपल वाला। दिनेश जवाहरलाल को
लाइफ टाइम श्रेणी में दिया गया है क्रिकेट से, और ये रोहित शर्मा के कोच रह चुके हैं। एसएससी जीडी में आपसे यही क्वेश्चन किया गया था कि किस पूर्व रोहित शर्मा के कोच को इस बार का द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया गया है, तो यही है दिनेश जवाहर लाड, है ना। इनके अलावा बिमल प्रफुल्ल घोष, ये क्या है भाई, फुटबॉल के मेंटर हैं, है ना, इन्हें भी लाइफ टाइम श्रेणी में दिया गया अवार्ड। श्री सुजीत मान, ये कुश्ती से संबंधित है, साधारण वाले श्रेणी में द्रोणाचार्य अवार्ड दिया गया है। देखिए खेल के क्षेत्र में 3 पुरस्कार आपको ध्यान रखना है इनकी ईस्वी। एक तो आपका जो अर्जुन पुरस्कार है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, 1961 से स्टार्ट हुआ था, और 2022 के लिए अर्जुन पुरस्कार जो है 25 खिलाड़ी को दिया गया है, जिसमें से शतरंज का दोनों याद रखना है, भक्ति कुलकर्णी और आर प्रज्ञानंदा, है ना। इनके अलावा एक आपका मेजर ध्यानचंद पुरस्कार है, 1991 में शुरू होती है, 1992 में सबसे पहले वितरित होती है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार नाम होता है पहले, अभी हो जाता है इनका मेजर ध्यानचंद पुरस्कार नाम। ये सबसे पहले विश्वनाथन आनंद साहब को दिया गया था, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे, विश्वनाथ आनंद साहब को जो है सबसे पहले मेजर ध्यानचंद पुरस्कार प्राप्त हुए थे। इनके अलावा महिला में बात करेंगे कि मेजर ध्यानचंद पुरस्कार सबसे पहले किन्हें दिया गया था, तो महिला के अंदर मेजर ध्यानचंद पुरस्कार सबसे पहले कर्णव मल्लेश्वरी को दिया गया था, कर्णव मल्लेश्वरी को दिया गया था। वही कर्णव मल्लेश्वरी है जो 2000 ईस्वी सिडनी ओलंपिक के अंदर जो है आपका कांस्य पदक जीतकर किसी महिला के लिए प्रथम पदक था इंडिया लेवल पे, यानी भारत की प्रथम महिला जिन्होंने ओलंपिक पदक प्राप्त की, ये आपका कर्णव मल्लेश्वरी है। वेट लिफ्टिंग से संबंधित थी, 2000 के सिडनी ओलंपिक में कांस्य पदक भी जीती थी। इनके अलावा कर्णव मल्लेश्वरी को मैं बताया कि मेजर ध्यानचंद पुरस्कार पहले मिला है, तो ये कब मिला है, तो 1999 मिला है, महिला के अंदर सबसे पहले मेजर ध्यानचंद। इनके अलावा मेजर ध्यानचंद हो गया, ये आपका द्रोणाचार्य पढ़ा ही रहा हूँ, इसके अलावा आपका अर्जुन पुरस्कार बता ही दिया कि कब स्टार्ट हुए थे, तो ये तीनों ध्यान रखेंगे। राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन के अवसर पे, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न हमारा, प्रकाशिकी में किसी पदार्थ का अपवर्तनांक n बराबर c/v होता है के रूप में दर्शाया जाता है, जहां c किसे इंगित करता है। इन ऑप्टिक्स, ऑप्टिक्स एक चैप्टर होता है फिजिक्स, अगर 12वीं आप पढ़ रहे हैं तो 2 प्रकार के आपको शायद में पढ़ना पड़ेगा, ऑप्टिक्स अलग से पढ़ना पड़ता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ सब्सटेंस इन एक्सप्रेस्ड इन अ फॉर्म n/c/v वेयर c स्टैंड फॉर। c मतलब क्या होता है, प्रकाश का वेग, लेकिन कहाँ पर, निर्वात के अंदर। निर्वात के अंदर ही जो है प्रकाश की वेग सबसे अधिक होती है, ये आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ। कितना होता है निर्वात के अंदर प्रकाश का वेग, c बराबर 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। 1 सेकेंड में इतनी दूरी तय करती है प्रकाश भाई, है ना। ये प्रकाश की चाल है निर्वात के अंदर, है ना। इनके अलावा क्या ध्वनि निर्वात के अंदर गमन कर सकती है, तो आप कहोगे जी नहीं, ध्वनि जो है ये निर्वात में गमन नहीं कर, निर्वात मतलब वैक्यूम भैया, है ना, तो ये निर्वात में जो है गमन नहीं करती है ध्वनि। ध्वनि जो है आपका अनुदैर्घ्य तरंग है, क्या है, अनुदैर्घ्य तरंग है, और अनुदैर्घ्य तरंग को गमन के लिए हमेशा एक मीडियम माध्यम की आवश्यकता होती है, और निर्वात कोई माध्यम नहीं है, इसीलिए जो है आपका ध्वनि यहाँ पे गमन नहीं कर सकती, इसीलिए आप चांद वगैरह पे बातें नहीं कर सकते हो, बिकॉज वहां पे जो है वायुमंडल नहीं है, ठीक है। तो ये बात सब ध्यान रखेंगे, और प्रकाश की गमन के लिए कोई भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। प्रकाश जो है आपका, इनको अगर तरंग के रूप में बांटे तो ये अनुप्रस्थ तरंग है, कई दफा यहाँ से भी क्वेश्चन बने हैं, अनुप्रस्थ तरंग है ना, तो इसकी गमन के लिए कोई भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। आपने पहले गांव घर में चाहे पुराने गुरुजी से एक क्वेश्चन हमेशा पूछते होंगे, देखे होंगे, आपसे पूछा भी होगा कई दफा कि बताइए कि सबसे पहले बिजली गर्जन की सुनाई देती है कि पहले लाइट दिखाई देती है, तो आपका आंसर होता है कि पहले लाइट दिख जाती है, बाद में बिजली की गर्जन सुनाई देती है। ये ऐसा क्यों होता है, चलता तो एक ही साथ है लेकिन प्रकाश की चाल ज्यादा है, इसीलिए आपको पहले वो दिख जाता है, बाद में आपको ध्वनि सुनाई देती है, क्योंकि ध्वनि की चाल प्रकाश के चाल से काफी कम है, ठीक है। तो ये गांव घर के एक सवाल है जो आजकल एग्जाम में तो आएंगे नहीं, फिर भी आपको जानकारी के लिए, ठीक है। सापेक्षता का समान सिद्धांत, E = mc², E =
mc²। ये कौन दिए थे? अल्बर्ट आइंस्टीन साहब दिए थे 1905 ईस्वी के अंदर। इसी कारण जो है इनको 1921 ईस्वी के अंदर जो है नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था अल्बर्ट आइंस्टीन को। इनके अलावा एक जो आपका हीट का समीकरण है, इसे भी ध्यान रखेंगे, आए दिन नंबर में छप जाते हैं बिना पूछे। H बराबर I² RT। तो यहाँ पे हीट को इंगित कर रहा है। आई क्या है भाई? आई जो है ये करेंट है। क्या है? करंट है। इनके अलावा आर क्या है? आर रेसिस्टेंस है, प्रतिरोध है ना? आर रेसिस्टेंस है, प्रतिरोध है। और टी जो है ना, समय है। तो ये अभी समीकरण आपको याद रखना है। एक प्लैंक कांस्टेंट को किससे डिनोट करते हैं ये याद रखना है, एच से, है ना। 6 पॉइंट वाला जो वैल्यू है 6.023 इस प्रकार से। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। इनके अलावा समीकरण में और कुछ ज्यादा याद नहीं रखना है, कंपटीशन में तो इतना ही आता है। अच्छा, एक काइनेटिक एनर्जी का समीकरण याद रख लेना है। 1/2 mv² होता है, हाफ mv², है ना, काइनेटिक एनर्जी। तो ये बात भी ध्यान रखिए, जहाँ ये m क्या है? मास है, और v क्या है? वेलोसिटी है। आपसे एक से क्वेश्चन पूछा जाता है कि काइनेटिक वेग को दुगुना कर दिया जाए तो काइनेटिक एनर्जी पे क्या फर्क पड़ेगा? तो भाई चौगुना हो जाएगा। इसमें आप दोगुना करके देखो ना, 2v का स्क्वायर करोगे तो 4v² हो जाएगा। अब 4 बाहर हो जाएगा, 1/2 mv², तो फिर भी बचेगा ना, तो 4 गुना हो जाएगा अगर आपने दोगुना कर दिया वेग को। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा आपसे अगला प्रश्न हमारा फरवरी 2022 के अनुसार भारत के विदेश सचिव कौन है? हु इज द फॉरेन सेक्रेटरी ऑफ इंडिया एज ऑन फरवरी 2022? तो विनय मोहन क्वात्रा। जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले साल 2022 में विनय मोहन क्वात्रा जो नेपाल के अंदर भारत का राजदूत था, तो वहां से लाके इन्हें विदेश सचिव बनाया गया। और पहले जो विदेश सचिव थे वो अपने जगह से यहाँ से हट गए। कौन? हर्षवर्धन श्रृंगला, है ना। तो ये अभी विनय मोहन क्वात्रा ही विदेश सचिव है भारत के। भारत के विदेश मंत्री कौन है? एस जयशंकर साहब है। ठीक है, एस जयशंकर साहब किस यूनिवर्सिटी से पढ़े? अभी अभी उत्तर प्रदेश के एक एग्जाम में आया था, तो ये जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में पढ़े हैं। देखिए, अभी इंडिया में 3-4 ऐसे कैरेक्टर हैं मिनिस्ट्री लेवल पे कि काफी फेमस होते हैं। एक तो आपका जयशंकर साहब है, ये आए दिन जो है विदेश वगैरह जाते हैं, चर्च में रहते हैं। एक आपका जो है अजीत डोभाल साहब है, इनका तो कुछ कहना ही नहीं है, ये राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं। तो इन सबको ध्यान रखेंगे, कुछ की पोस्टें जरूर ध्यान रखें। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल साहब, विदेश मंत्री जयशंकर साहब, गृह मंत्री अमित शाह साहब। इसके अलावा आपको जो अब ये जो 2-4 पोस्ट और है, इनको जरूर ध्यान रखेंगे, जैसे प्रधानमंत्री का चीफ आर्थिक सलाहकार नागेश्वरम साहब। तो ये सब जो है थोड़ी बहुत ध्यान रखेंगे, एग्जाम में नंबर दिलाएगी आपको। इनके अलावा भारत के वर्तमान सीडीएस कौन है? तो ये जो है आपका सेकेंड सीडीएस है, अनिल चौहान साहब हैं। ये भी उत्तराखंड राज्य से ही बिलोंग करते हैं। और पहले का जो सीडीएस थे, यानी पहला सीडीएस जनरल स्वर्गीय बिपिन रावत साहब, है ना, तो ये भी उत्तराखंड से ही बिलोंग करते थे। इनके अलावा वर्तमान थल सेना अध्यक्ष कौन है? तो जनरल मनोज पांडे हैं। वायुसेना अध्यक्ष कौन है? एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी है। और जल सेना अध्यक्ष कौन है? एडमिरल आर हरिकुमार है। देखिए, मैंने 2-3 बार क्वेश्चन ऐसे भी एसएससी के अंदर बनते देखा है कि भारत में थल सेना के प्रमुख को क्या कहते हैं, है ना। ये रीजनिंग में भी काम आता है और आपको जीके जीएस में भी काम आता है। तो हम इसमें जो है जनरल लगाते हैं। ठीक है, थल सेना में हम जनरल लगाते हैं, वायुसेना में हम एयर चीफ मार्शल लगाते हैं, और जल सेना में हम एडमिरल लगाते हैं। ये काफी काम के हैं, है ना, ध्यान रखेंगे। इनके अलावा निम्नलिखित में से राष्ट्रपति के अलावा और किस पद की अधिकतम उम्र सीमा नहीं है इंडिया के अंदर? इंडिया के अंदर कई ऐसे सारे पोस्ट हैं जिसमें मैक्सिमम एज लिमिट नहीं है। क्या अगर 99 साल के हो तो आप रिटायर हो जाओगे? कोई जरूरी नहीं है, आप 99 साल के, आप 200 साल के रहो, आप पोस्ट पे ही रहोगे, है ना। अपार्ट फ्रॉम द प्रेसिडेंट, इनके अलावा व्हिच ऑफ द फ्लोइंग पोस्ट डज नॉट हैव अ मैक्सिमम एज लिमिट? तो भाई ये राज्यसभा के सदस्य हैं। राज्यसभा के सदस्य की कोई मैक्सिमम एज लिमिट नहीं होती है कि आप 29 साल मतलब 45 साल के हो तो आप नहीं रहोगे, आप 65 साल के हो तो आप हटोगे, ऐसा नहीं है। हाँ, मिनिमम एज लिमिट जरूर है राज्यसभा के सदस्य की 30 वर्ष। ठीक है, जैसे राष्ट्रपति की भी मिनिमम है भाई 35 वर्ष, है ना। तो उसी प्रकार से, लेकिन मैक्सिमम नहीं है ना। अब इसके अलावा भी कई सारे ऐसे की पोस्ट हैं जिसमें मैक्सिमम एज लिमिट नहीं है, जैसे लोकसभा के अध्यक्ष, साथ ही इनके उपाध्यक्ष, है ना। इनके अलावा लोकसभा उपाध्यक्ष, मुख्यमंत्री, विधानसभा के सदस्य। अब लोकसभा के सदस्य उसी प्रकार से विधानसभा के सदस्य राज्य में अंतर हो जाएगा। इसके अलावा ये सब में जो है कोई भी आपका मैक्सिमम एज लिमिट नहीं रखा गया है।
इसके मिनिमम एज लिमिट तो है कि आपकी जो है 25 वर्ष होगा तभी विधानसभा में एंट्री होगा या फिर लोकसभा में एंट्री होगा, 30 वर्ष होगा तभी आपका राज्यसभा या फिर विधान परिषद में एंट्री होगा, 35 वर्ष होंगे तभी आप जो है राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार बन सकेंगे। ये न्यूनतम उम्र सीमा है लेकिन मैक्सिमम नहीं है। भारत में लोकसभा विधानसभा की सदस्यता हेतु न्यूनतम उम्र सीमा 30 वर्ष यहाँ लिखा है और राज्यसभा और विधान परिषद के सदस्यता हेतु एक सेकेंड, लोकसभा और विधानसभा की यहाँ गलती है भाई, लोकसभा और विधानसभा के लिए जो है ये 25 वर्ष होंगे जी, ठीक है, ये 25 वर्ष कर लीजिएगा, है ना। लोकसभा और विधानसभा में सदस्यता के लिए जो है 25 वर्ष न्यूनतम उम्र सीमा है। राज्यसभा और विधान परिषद में 30 वर्ष है ना। इनके अलावा भारत की संसद के अनुच्छेद 79 है, लोकसभा का अनुच्छेद 81 है और राज्यसभा का अनुच्छेद 80 है। इनको मैंने सरल बताया था, सरल याद रखना है। ये सरल स से संसद, र से राज्यसभा और ला से लोकसभा, 79, 80 और 81 ये सरल याद रखना है। यहाँ से आपको ये तीनों याद हो जाएंगे। इनके अलावा निम्नलिखित में से किसे व्हाइट विट्रियोल भी कहा जाता है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज आल्सो नोन एज व्हाइट विट्रियोल? तो भाई जिंक सल्फेट को व्हाइट विट्रियोल कहते हैं। अगर SO4 लास्ट में किसी भी तत्व में लगा है तो आप उनके नाम के साथ सल्फेट का उच्चारण करें, जो बच्चे साइंस से नहीं पढ़े हैं। आयल ऑफ विट्रियोल H2SO4, इसे H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं। सल्फ्यूरिक अम्ल को रसायन का राजा भी कहा जाता है, रसायन का राजा भी कहा जाता है। अकार्बनिक अम्ल है ये, क्योंकि इसमें कहीं कार्बन आपको दिख नहीं रहा होगा। सभी प्रकार के बैटरी में यही अम्ल भरे जाते हैं। ब्लू विट्रियोल कॉपर सल्फेट को कहते हैं। रेड विट्रियोल कैल्शियम सल्फेट को कहते हैं। ग्रीन विट्रियोल फेरस सल्फेट को कहते हैं। फेरस मतलब लोहा, है ना, तो ये ध्यान रखेंगे थोड़ा बहुत। इसके अलावा इलाहाबाद के निम्नलिखित में से किस हिंदुस्तानी गायिका को उसके प्रसिद्ध समकालीन गौहर जान के साथ 1911 में दिल्ली दरबार में सम्राट जॉर्ज पंचम के लिए प्रदर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ? सबसे पहले इस क्वेश्चन से एक आंसर निकल रहा है कि दिल्ली दरबार का निर्माण कब हुआ था, तो 1911 में हुआ था, है ना। किसके आगमन पे? तो जॉर्ज पंचम और क्वीन मेरी के आगमन पे। ये भी क्वेश्चन अलग से पूछा जाता है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हिंदुस्तानी सिंगर्स फ्रॉम इलाहाबाद हैड द प्रिविलेज परफॉर्मिंग एम्परर जॉर्ज पंचम एट द दिल्ली दरबार इन 1911 along with her famous contemporary गौहर जान, है ना। तो ये जानकी बाई थे, ठीक है, जानकी बाई। अब जानकी बाई किस संगीत किस विद्या से जुड़ी है? अब इस क्वेश्चन से ही आपको पता चल रहा है, हिंदुस्तानी गायिका थी, है ना। गौहर जान, गंगूबाई हंगल, पंडित भीमसेन जोशी, ये सभी के सभी जो है आपके हिंदुस्तानी गायिका है। यहाँ पे लिखे भी हैं भीमसेन जोशी, गंगूबाई हंगल, पंडित जसराज, ये भी आपके जो है हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत से जुड़े हुए हैं, पंडित जसराज। इनके अलावा कुछ कर्नाटक संगीत से जुड़े हुए कैरेक्टर को ध्यान रखेंगे तो सुब्बा लक्ष्मी जी को तो सभी जानते हैं, क्योंकि इन्हें जो है प्रथम भारत रत्न भी दिया गया था। पंडित त्यागराज भी जो है ये कर्नाटक संगीत से जुड़ा हुआ है, तो इन्हें भी जुड़े हुए थे, तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे। इनके अलावा हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के कुछ प्रमुख शैली के नाम जैसे ध्रुपद, ख्याल, टप्पा, तराना, ठुमरी, सरगम, ये सब जो है हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के स्टाइल हैं, शैली हैं, जिसमें आपको ठुमरी शैली तीजन बाई जाने होंगे आप, अभी कल ही मैंने बताया था तीजन बाई को जो है कब क्या मिला था। इसके अलावा ध्रुपद, ख्याल, टप्पा, तराना। ध्रुपद के गायक जानते हैं कौन थे? जो तानसेन वगैरह हैं अकबर के दरबारी, ये ध्रुपद भी गाते थे, ठीक है। इनके अलावा अगला प्रश्न है हमारा, हॉकी के मैदान का आयाम, लंबाई और चौड़ाई कितनी होती है? व्हाट आर द डायमेंशन ऑफ द हॉकी फील्ड इन लेंथ एंड ब्रेथ? तो भाई ये जो वाइड और लेंथ होते हैं, ये आपका लेंथ होता है 91.4 मीटर और चौड़ाई जो होता है 55 मीटर होती है। हॉकी मैच की अवधि जो है आजकल करेंट डाटा के अनुसार ये 60 मिनट की होती है, लेकिन 2019 से पहले ये आपका 70 मिनट का हुआ करता था, 2019 के पहले। और 2019 के पहले 35 मिनट खेलने के बाद एक 5 मिनट की ब्रेक मिलती थी, ठीक है। फुटबॉल मैच की अवधि कितनी होती है आजकल? 90 मिनट की होती है। हॉकी में कितने खिलाड़ी होते हैं? 11 खिलाड़ी होते हैं और फुटबॉलों में 11 ही खिलाड़ी होते हैं। इनके अलावा हॉकी में दो प्रकार के कार्ड इस्तेमाल करते हैं एम्पायर, ठीक है। एक तो खिलाड़ियों को चेतावनी देने के लिए हॉकी में एक येलो कार्ड इस्तेमाल होती है और एक रेड कार्ड इस्तेमाल होती है। यहाँ से क्वेश्चन अभी अभी बन गए थे, ठीक है। तो भाई एम्पायर के द्वारा जब किसी खिलाड़ी को येलो कार्ड दिखाया जाता है तो उसे चेतावनी दे रही होते हैं, सतर्क कर रहे होते हैं। वहीं जब लाल कार्ड दिखाता है तो बिना कुछ कहे वो खिलाड़ी जो है फील्ड छोड़ के बाहर हो जाते हैं। अब इससे क्वेश्चन एक और राइज हुआ था कि ये कितने देर के लिए बाहर होता है,
तो इसका कोई टाइम लिमिट अभी नहीं है कि भाई आपको जो है 25 मिनट के लिए बाहर होना है, ठीक है। तो ये जो है ध्यान रखिएगा। इनके अलावा शेषाचलम बायोस्फीयर रिजर्व भारत के किस राज्य में स्थित है? शेषाचलम बायोस्फीयर रिजर्व इज लोकेटेड इन व्हिच स्टेट ऑफ इंडिया? तो ये आंध्र प्रदेश में जो है आपका शेषाचलम बायोस्फीयर रिजर्व है। भारत के पहला बायोस्फीयर रिजर्व नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है। 1986 के अंदर जो है इसे बायोस्फीयर रिजर्व का दर्जा दिया गया था। इनके अलावा और भी कुछ बायोस्फीयर रिजर्व है जो आपको ध्यान रखना चाहिए। नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व मेघालय में है और इसी से मिलता जुलता नाम है नोंगक्रेम मेघालय का जो है फेस्टिवल या डांस है, ठीक है। तो नोकरेक भी मेघालय है, नोंगक्रेम भी मेघालय है। तो जो नोकरेक है वो बायोस्फीयर रिजर्व है और जो नोंगक्रेम है वो डांस है। मन्नार की खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व ये कहाँ पे भाई? तमिलनाडु में। भारत और श्रीलंका के बीच सीमा रेखा क्रिएट करती है मन्नार की खाड़ी। भारत और श्रीलंका के बीच पाक जलडमरू मध्य भी सीमा रेखा क्रिएट करते हैं। भारत और श्रीलंका के बीच राम सेतु भी जो है आपका जो है क्या बाउंड्री क्रिएट करते हैं। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व ये पश्चिम बंगाल में है। ये दुनिया की सबसे बड़ी डेल्टा है सुंदरबन डेल्टा। ये दो नदी की तंत्र से मिलके बनता है, एक तो गंगा और एक आपका ब्रह्मपुत्र। तो इसीलिए इसे गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा भी कहा जाता है, ठीक है। साथ ही इस डेल्टा की फैलाव भारत के साथ साथ पश्चिम बंगाल तक है। इसी डेल्टा में आपको सुंदरी का वृक्ष और रॉयल बंगाल टाइगर देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न है हमारा पॉइंट है देहांत देवांग बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पे है? और अरुणाचल प्रदेश में। कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में आपको पीन वैली नेशनल पार्क भी है, उन्हें भी ध्यान रखे, आ जाता है एग्जाम में। राजकोषीय घाटा निम्नलिखित में से क्या सूत्र होता है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द फॉर्मूला ऑफ फिस्कल डिफिसिट? भाई फिस्कल डिफिसिट क्या होता है? कुल व्यय माइनस उधार के अलावा कुल जो है खर्च, कुल यहाँ पे खर्च लिखना पड़ेगा, ठीक है। कुल व्यय माइनस उधार के अलावा कुल प्राप्ति होगा, सॉरी कुल प्राप्ति जो आय मिलते हैं ना ये, तो ये क्या हो जाता है? राजकोषीय घाटा, है ना। इनके अलावा फिस्कल डिफिसिट जब कुल आय कुल व्यय से कम हो तो ऐसी स्थिति में उत्पन्न होती है, इसे घाटे की बजट भी कहा जाता है। केंद्रीय बजट 2023-2024 में सरकार ने वित्तीय वर्ष 2024 में राजकोषीय घाटा जीडीपी का जो है यहाँ पे गिरावट का अनुमान जो है लक्ष्य रखा है 5.9% तक। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है कि केंद्रीय बजट 2023-2024 में जो राजकोषीय घाटा है उसको जीडीपी के स्तर पे 5.9% तक घटाने की अनुमान लगाया जा रहा है। इसके अलावा पानीपत की तृतीय लड़ाई के समय अंग्रेज गवर्नर कौन थे? पानीपत की तृतीय लड़ाई के समय अंग्रेज गवर्नर जो थे ये रॉबर्ट क्लाइव थे। पानीपत की थर्ड लड़ाई कब हुई थी? 1761 ईस्वी में हुई थी। किसके किसके बीच? मुगल बादशाह और शाह आलम। एक मिनट, पानीपत की तृतीय लड़ाई 1761 में मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के समय हुआ था, लेकिन किसके बीच हुआ था? मराठा और आपका अहमद शाह अब्दाली के बीच, ठीक है। उस समय मराठों के सेनापति कौन थे? सदाशिवराव भाऊ थे। ये क्वेश्चन आपको क्रिएट हो चुका है एग्जाम में, इसे भी ध्यान रखेंगे। रॉबर्ट क्लाइव जो है अंग्रेज के तरफ से 1757 में जो पलासी का युद्ध होता है इसमें जो है ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से भाग लिए थे। और इलाहाबाद की संधि जो 1765 में होती है, आफ्टर दैट जो आपका बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 में, तो इस जो संधि है ये शाह आलम द्वितीय के साथ रॉबर्ट क्लाइव ही संधि पे जो है हस्ताक्षर किए थे। इसके अलावा अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक अरुंधति राय के द्वारा लिखा गया है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बुक इज रिटेन बाय अरुंधति राय? तो अरुंधति राय के द्वारा कौन से पुस्तक लिखे गए हैं जरा देख लेते हैं। तो अरुंधति राय के द्वारा कैपिटलिज्म ये पुस्तक जो है अरुंधति राय की प्रमुख पुस्तक है। इनके अलावा द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग इनके सबसे प्रमुख पुस्तक है। इन ऑर्डिनरी पर्सन गाइड टू एम्पायर, एक साधारण आदमी गाइड कर रहे हैं एम्पायर को, ये भी पुस्तक जो है अरुंधति राय की ही है ना। इनके अलावा ये सुटेबल गर्ल, ये सुटेबल बॉय, ये विक्रम सेठ की प्रमुख सीरीज की पुस्तक है। वेटिंग फॉर वीजा, पार्टीशन ऑफ इंडिया, भीमराव अंबेडकर साहब की पुस्तक है। गुलामगिरी, ज्योतिबा फुले साहब के पुस्तक है। यहाँ पे मैंने तीनों समाज के एक एक पुस्तक रखे हैं क्योंकि कल पूछा गया था कि मेवाड़ के कौन से राजा जो हैं एक पुस्तक लिखे थे। तो भाई पहले एक रिलेट करता है कि भाई फलना चीज से रिलेटेड है, फिर उनके पुस्तक का नाम पूछता है आजकल, है ना। तो इसी प्रकार से आने वाले दिन में जो है ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन से पुस्तक लिखे, है ना। सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन से पुस्तक लिखे, इसके अलावा आर्य समाज के संस्थापक कौन से पुस्तक
पुस्तक लिखे, तो इन तीनों का एक एक पुस्तक रख लिया हूँ। अच्छा, गुलामगिरी जो है ये ज्योतिबा फुले के द्वारा लिखा गया है, मराठी भाषा में लिखे गए थे। और ज्योतिबा फुले 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना किए थे। इनके अलावा सत्यार्थ प्रकाश दयानंद सरस्वती ने लिखे हैं। दयानंद सरस्वती 1875 में आर्य समाज की स्थापना किए थे। संवाद कौमुदी राजा राम मोहन राय ने लिखे हैं। राजा राम मोहन राय 1828 में जो है ब्रह्म समाज की स्थापना किए थे, तो ये भी ध्यान रखेंगे। असम में काटी बिहू पर्व को ... किस पेड़ के सामने दीप जलाकर मनाया जाता है? काटी बिहू फेस्टिवल इन असम इज सेलिब्रेटेड बाय लाइटनिंग अ लैंप इन फ्रंट ऑफ व्हिच ट्री? तो भाई तुलसी पेड़ के नीचे जो है दीप जलाकर काटी बिहू को मनाया जाता है। अब बिहू साल में 3 बार होती है। असम की सबसे प्रमुख जो है आपका त्योहार है, तो ये 30 साल में 3 बार कब कब होती है? तो एक तो जनवरी महीने में मकर संक्रांति के समय होती है। इस बिहू को भोगाली बिहू या माघ बिहू कहा जाता है। ठीक है, भोगाली बिहू या माघ बिहू कहा जाता है, जो मकर संक्रांति के समय सेलिब्रेट करते हैं। देखिए, मकर संक्रांति को अलग अलग स्टेट में अलग अलग नाम से जानते हैं। जैसे अगर आप हिमाचल प्रदेश में मकर संक्रांति को देखोगे तो इसे माघ साजी कहा जाता है, माघ साजी कहा जाता है। अगर आप केरल में देखोगे तो इसे मकर बिलक्कू कहा जाता है। अगर आप तमिलनाडु में देखोगे तो इसे पोंगल कहा जाता है। उत्तर भारत में देखोगे, उत्तर प्रदेश, बिहार वगैरह में तो इसे मकर संक्रांति ही कहते हैं। गुजरात के अंदर इसे उत्तरायण कहते हैं। इसी उत्तरायण में पतंगबाजी होती है गुजरात के अंदर। तो ये सब बात ध्यान रखेंगे। इनके अलावा जो अगला बिहू होता है इनका, ये होता है नववर्ष वाला। तो नववर्ष वाला बिहू जो है ये अप्रैल महीने में जनरली सेलिब्रेट किए जाते हैं। इंडिया के सभी राज्यों में नववर्ष को भी अलग अलग नाम से जानते हैं और अप्रैल महीने में सेलिब्रेट किया जाता है। जैसे अगर आप नववर्ष जम्मू कश्मीर में मना रहे हो तो नवरेह कहोगे, पंजाब में मना रहे हो, हरियाणा में मना रहे हो तो बैसाखी कहोगे, तमिलनाडु में मना रहे हो तो पोतांदू कहोगे, केरल में मना रहे हो तो बीसू कहोगे, महाराष्ट्र में मना रहे हो तो गुड़ी पाड़वा कहोगे, बिहार में मना रहे हो तो शीतल कहोगे, मणिपुर में चेरवा कहोगे, असम में बिहू कहोगे। तो इस प्रकार से जो है नववर्ष का नाम भी स्टेट बदलते ही बदल जाता है। मैंने आपको पहले सीट दिखाया था और आज मैं मौखिक रूप से यहाँ पे बताया। अक्टूबर में मनाया जाने वाली जो बिहू होती है इसे कंगाली या काटी बिहू कहा जाता है। तो ये आपका 3 प्रकार का बिहू था जिसको आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न हमारा, पौधों और फलों में विशेष रूप से गाजर और रंगीन सब्जियां में पाया जाने वाला नारंगी वर्णक कौन है जो एक शक्तिशाली ऑक्सीडेंट के रूप में कार्य करता है, हमारे मस्तिष्क और त्वचा फेफड़ा के लिए लाभप्रद है? Which of the following reddish orange berries found in plant and fruit, especially carrots and colorful vegetable that extra powerful antioxidant that is beneficial for our brain, skin and lungs? तो ये बीटा कैरोटीन है जो हमारे स्किन, लंग्स और ब्रेन के लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है। इसीलिए हमें कलरफुल वाला सब्जी जरूर खानी चाहिए, खास करके हरा लाल, है ना। इसके अलावा टमाटर का रंग क्यों होता है लाल? तो लाइकोपिन के कारण होता है। ये बचपन से पढ़ते आए हैं 5 रुपए की जनरल नॉलेज वाली किताब से। आम का पीला रंग जो है क्यों होता है? केरोटीन के कारण होता है। गाजर का जो है लाल रंग क्यों होता है? केरोटीन के कारण होता है। दूध का सफेद रंग क्यों होता है? केसीन के कारण होता है ना। तो ये सब जो है आपको थोड़ा बहुत ध्यान रखना है। इन्हें वर्णक कहते हैं जो कलर प्रदान करता है। कौन से राज्य 2032 ओलंपिक तक भारतीय कुश्ती को वित्तीय सहायता प्रदान करेगी? Which state government will provide financial assist to Indian wrestling till 2032 ओलंपिक? तो भाई भारतीय ओलंपिक वाला जो रेसलिंग संघ है उन्हें जो है आपको सहायता देंगे, ये उत्तर प्रदेश सरकार देंगे। ठीक है, 2024 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक कहाँ पर ही होगी? तो 2024 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक आपका पेरिस में होगी। देखिए, वर्ल्ड कप 2031 भी पूछ दिया गया, तो कोई गारंटी नहीं है कि आपके क्वेश्चन जो है 2024 से आएगा। आपको 2028 वाला भी ध्यान रखना है। तो 2028 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक जो है अमेरिका के अंदर होगा और 2032 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक ब्रिस्बेन के अंदर होगा। तो ये तीनों बात ध्यान रखेंगे। टोक्यो ओलंपिक में भारत ने 7 पदक प्राप्त किए थे, 1 2 + 4। टोक्यो पैरा ओलंपिक में भारत ने 19 पदक प्राप्त किया था। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। इनके अलावा संसद के सभी समितियों में सबसे पुरानी समिति कौन सा है भाई? तो लोक लेखा समिति। तो इसमें जो कितने अवधि के लिए सदस्यों की चुनाव होती है? ठीक है, For how long are the members elected to the Public Accounts Committee, the oldest of all committee of the Parliament? है ना। तो भाई 1 वर्ष के लिए ही चुने जाते हैं, ठीक है, इनके सदस्य। और इनकी स्थापना की बात करेंगे तो भारत सरकार अधिनियम 1919 जिसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड योजना कहते हैं, इसके तहत 1921 में गठित किए गए थे। इस समिति के अध्यक्ष विपक्ष के नेता होते हैं, वर्तमान में अधीर रंजन चौधरी कांग्रेस के हैं। इस समिति में 22 सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा से आते हैं और 7 राज्य
सभा से चुने जाते हैं। इस समिति की लोक लेखा समिति जांच पड़ताल भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया कैग के द्वारा किया जाता है। भारत के वर्तमान में कैग कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू है। और कैग से संबंधित आर्टिकल कौन सा है? 148 है। 2000 करोड़ बार एग्जाम में आ चुका है 148 आर्टिकल। इसके अलावा निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत के प्रमुख बैडमिंटन खिलाड़ी नहीं है? व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लीडिंग बैडमिंटन प्लेयर ऑफ इंडिया? तो दीपिका पल्लिकल हो सकता है। दीपिका पल्लिकल जो है स्क्वैश खेलते हैं, स्क्वैश है ना, ये बैडमिंटन खिलाड़ी नहीं है। इसके अलावा भारत के प्रमुख बैडमिंटन खिलाड़ी साइना नेहवाल, पीवी सिंधु, ज्वाला गुट्टा, मालविका बोसोडे, ये सब जो है आपका किसके? बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं। इसके अलावा शतरंज के प्रमुख खिलाड़ी आपको ध्यान रखना है, कोनेरू हम्पी, पंडला हरिकृष्णा, देवेंदु बड़िया, विश्वनाथ आनंद, भक्ति कुलकर्णी, आर प्रागनंदा, है ना, कार्लस मैग्नस, ये जभी जो है अभी आपके शतरंज के खिलाड़ी हैं। इनके अलावा नारायण कार्तिकेयन फार्मूला 1 रेस के खिलाड़ी हैं। पंकज आडवाणी बिलीवियर्स के खिलाड़ी हैं। जी मिल्खा सिंह, अदिति अशोक लेडीज हैं ये तो गोल्फर के खिलाड़ी हैं। नीतू घनघस महिला बॉक्सिंग से संबंधित है। स्वीटी बूढ़ा भी बॉक्सिंग से है। निखत जरीन भी बॉक्सिंग से है। और आपका मैरी कॉम भी बॉक्सिंग से है। तो ये सभी के सभी बात जरूर ध्यान रखेंगे। इनके अलावा हर्ष के शासनकाल में अश्व सेना के अधिकारी को क्या कहा जाता था? जो हर्षवर्धन के शासनकाल थे उनके समय जो घोड़ा का अधिकारी हुआ करता था, व्हाट वाज द नेम ऑफ द कैवलरी? कैवलरी मतलब घुड़सवार सेना होता है। ऑफिसर ड्यूरिंग द रेन ऑफ हर्षा, है ना, तो भाई ऑफिसर यहाँ पे इसलिए लगा है क्योंकि अधिकारी की बात हो रही। तो जो कैवलरी की ऑफिसर होते थे उसे बृहदेश्वर कहा जाता था। क्या? बृहदेश्वर। बृहदेश्वर मंदिर कहाँ है? आप लोग मुझे कमेंट कीजिएगा। इसके अलावा हर्ष के शासन अवधि कब से कब तक रही थी? जो 606 से 647 ईस्वी तक जो है हर्ष की शासन अवधि रही थी। हर्ष ने अपनी राजधानी कन्नौज स्थानांतरित किया था क्योंकि जो भी ये हर्षवर्धन वंश के राजा थे, इससे पहले राजवर्धन वगैरह थे, तो जो भी इनके राजा थे ये हुआ करता था थानेश्वर। लेकिन हर्ष जो आया तो अपना साम्राज्य विस्तार के लिए इनकी राजधानी को जो है थानेश्वर से कन्नौज ट्रांसफर किया था। नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका, ये तीनों के लेखक कौन है? तो ये हर्षवर्धन ही है स्वयं में। ठीक है, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। हर्ष ने ये 3 पुस्तक लिखे हैं। साथ ही जो हर्ष के ऊपर लिखे हैं पुस्तक, हर्ष चरित्र और कादम्बरी, ये दोनों के लेखक जो हैं बाणभट्ट है। तो कादम्बरी हर्ष के ऊपर नहीं भाई, खाली हर्ष चरित्र जो है हर्ष के ऊपर है। प्रसिद्ध चीनी यात्री हेनसांग हर्षवर्धन के काल में ही आए थे। हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय के बीच नर्मदा नदी के तट पे युद्ध हुआ था। आवर्त सारणी के उस समूह की पहचान करें जिससे संबंधित है। आइडेंटिफाई द ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल टू व्हिच ऑफ द बिलोंग। तो समूह 9 में जो है आपको समूह 9 में जिसमें संबंधित है, किससे संबंधित है? एक सेकेंड, इसमें कुछ कोबाल्ट होगा, है ना, कि इसमें एक ये रख लीजिएगा कोबाल्ट किस ग्रुप में है। यहाँ पे मैं ठीक से फिर से कर दूंगा। तो कोबाल्ट समूह 9 में है। समूह 1 और 2 को जो है एस ब्लॉक एलिमेंट्स कहा जाता है। समूह 3 से लेकर 12 तक को डी ब्लॉक एलिमेंट्स या संक्रमणीय धातु कहा जाता है। इसमें कोबाल्ट लिखना छूट गया है। इसके अलावा समूह 17 जो है हेलोजन ग्रुप से संबंधित है। कल बताया थे क्या क्या होता है हेलोजन। और समूह 16 को ऑक्सीजन तत्व कहा जाता है ना। इसके अलावा जो समूह 18 है इसे अक्रिय गैस कहते हैं। और समूह आधुनिक आवर्त सारणी में कितने समूह है? तो 18 समूह है। तो ये सभी के सभी बात जरूर ध्यान रखेंगे। अगला जो हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने 1993 में ओडिसी नृत्य विद्यालय, है ना, SRJN इस प्रकार से नाम है, की स्थापना की? Who among the following founded the Odissi Dance School SRJN in 1993? तो ये किए थे आपका गुरु केलुचरण महापात्रा। कहाँ पे है? ये भुवनेश्वर के अंदर है। भुवनेश्वर के अंदर है ये वाला SARJN। ये क्या है? ओडिसी डांस के स्कूल है। स्थापना कौन की थी? गुरु केलुचरण महापात्रा। इससे भी क्वेश्चन काफी ट्रेंड में है। दर्पण आर्ट ऑफ एकेडमी के संस्थापक मृणालिनी साराभाई हैं। यामिनी स्कूल ऑफ डांस जो दिल्ली में है, इनके संस्थापक कौन है? यामिनी कृष्णमूर्ति है। और अभी आपने देखा कि सरजान के जो है संस्थापक कौन है? गुरु केलुचरण महापात्रा जो ओडिसी के गुरु हैं। आधुनिक नृत्य के पिता कौन है? उदय शंकर हैं, है ना। इसके अलावा नाट्य शास्त्र के लेखक कौन है? भरत मुनि है। तो दोस्तों ये थे आज के प्रैक्टिस सेट का वीडियो। अगर आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और ये PDF के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहीं से जो है आपको ये PDF व्हाट्सएप मैसेज करेंगे तो आपको जानकारी बता दी जाए।